हेलो टू एवरीवन। तो कल प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस देख ली थी। हमने देखा था कि जब भी मसल्स के पास में नर्व इम्पल्स पहुंचता है तो मसल्स क्या करती हैं? उनकी प्रॉपर नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। एक सेकेंड, अभी अब आ रही है। अभी अच्छा ओके। तो हमने कल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमने कैल्शियम का जो भी रोल था वो देख लिया था कि जब भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करती है तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से जो ट्रोपोनिन की जो सी साइड थी उसके ऊपर कैल्शियम जाके बाइंड कर जाता है और फिर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों ही एक्टिव साइड से हट जाते हैं एक्टिन की। फिर एक्टिन और मायोसिन दोनों आपस में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे थे। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद में एटीपीएस एक्टिविटी हुई थी, फिर पावर स्ट्रोक लगा था, है ना। ये चीजें अपन ने देख ली थी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और रिलैक्सेशन के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि कैल्शियम वापस से जा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वापस कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है सार्कोप्लाज्म में, है ना। फिर हमने ये देखा था कि मसल्स के अंदर एनर्जी सोर्सेस क्या क्या है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि मसल्स एटीपी को यूज में लेके उसको एडीपी और आईपी में कन्वर्ट कर रही थी। इसका मतलब मसल को जब भी काम करना होगा उसको एटीपी रिक्वायर्ड होगी। तो इस एटीपी जो कि एडीपी और आईपी के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसको हमें वापस से एटीपी बनाना था। तो इसके लिए मसल्स के पास में खुद के कुछ सोर्सेज होते हैं। जैसे फर्स्ट तो माइटोकॉन्ड्रिया, और मसल्स के लिए इसको बोलेंगे सार्कोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल हमें हमेशा से पता है कि एटीपी का फॉर्मेशन करती है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। क्रेब साइकिल वगैरह चलाती है, ईटीएस चलता है, तो उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमें एटीपी बना के दे देती है। मसल्स के अलावा मसल्स के पास में प्रेजेंट होता है फोस्फोक्रिएटिनिन। फोस्फोक्रिएटिन क्या करता है? इसको बना के तो देता है लीवर और ब्लड के थ्रू ये बाद में मसल्स के पास में पहुंच जाता है। मसल्स में ये क्या करता है कि जो भी एडीपी थी उस एडीपी के साथ में रिएक्शन करेगा और उसको तो कन्वर्ट करवा देगा एटीपी में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिन में। और क्रिएटिन एक तरीके का हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। अगर इसकी मसल्स में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होती है तो इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। या फिर इसके ऊपर एक एंजाइम काम कर सकता है जिसका नाम था ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ये ट्रांसफॉस्फोराइलेज क्या करेगा? क्रिएटिन और एटीपी की फिर से रिएक्शन करवाएगा और फिर से एडीपी और फॉस्फोक्रिएटिन बना के दे देगा। तो हमें इसका ये रोल ध्यान में रखना है कि ये एटीपी को रीजनरेट करवा के देता है। फिर एक हमने मायोकाइनेज का देखा था। मायोकाइनेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी का। प्राइमरी सोर्स तो हो गया क्रिएटिनिन वाला, है ना, फोस्फोक्रिएटिनिन, और सेकेंडरी मायोकाइनेज। मायोकाइनेज भी सेम वही काम करेगा, हमें एनर्जी बना के देगा, कैसे भी एटीपी बना के देगा। तो ये क्या कर सकता है? या तो दो एटीपी एडीपीज को मिला के एक एटीपी और एक एएमपी का फॉर्मेशन कर देगा, या फिर एक एडीपी एक आईपी को बना के एक एटीपी बना के दे देगा, या फिर क्या कर सकता है, ये एडीपी को और तोड़ के एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट कर सकता है। हमें तो एनर्जी से मतलब है, एनर्जी बना के दे रहा है ये किसी भी तरीके से हमें। फिर लास्ट हमने देखा था ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के लिए अपन ने बात की थी कि हमारे लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे हमने कोरी साइकिल की बात की थी, है ना। कोरी साइकिल में अपन ने क्या देखा था कि जब मसल्स के अंदर मसल्स जब बहुत ज्यादा वर्क कर रही होती है, तो ज्यादा वर्क कर रही है इसका मतलब ज्यादा एटीपी चाहिएगी। ज्यादा एटीपी चाहिएगी तो मसल्स को जल्दी जल्दी एटीपी बना के देनी पड़ेगी। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है मसल्स उसको यूज में लेना स्टार्ट कर देती हैं, उसको तोड़ तोड़ के फिर एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो मसल्स क्या करती है, इन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवा देती है लैक्टिक एसिड के अंदर। जैसे जैसे ग्लाइकोजन टूटता जाएगा लैक्टिक एसिड वहां पे बनता जाएगा और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम में ले लेगी। इस एनर्जी को तो मसल ने काम में ले लिया और तोड़ तोड़ के लैक्टिक एसिड इकट्ठा करवा रही है। अब लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाएगा मसल्स के पास में तो ब्लड एसिड को ले जाएगा लीवर, एसिड को ले जाएगा लीवर के पास में
और लीवर क्या करेगा, फिर से उस लैक्टिक एसिड को रिसाइकल करवा के और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। ये कोरी साइकिल हमने देखा था कल, है ना। मसल्स लैक्टिक एसिड बना रही है लीवर के पास में, और लीवर ने फिर क्या किया, उसको फिर से ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। ये हमने देखा था कि होता है कोरी साइकिल। फिर लास्ट में हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइप देखे थे। मसल्स के अंदर दो चीजें हो सकती है, एक था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मैट्रिक के लिए मैंने आपको वर्ड रखाया था कि आप इसको लेंथ से ध्यान में रखना, मैट्रिक मतलब लेंथ, ठीक है। आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब सेम रहना, तो मतलब जब मसल्स की लेंथ सेम रहेगी उस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये वाला कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जब हम किसी भी हैवी वेट को होल्ड करके रखते हैं। कोई भी अपन सामान लेके आ रहे हैं, है ना, और जो भी बैग है वो हाथ में अपन ने सिर्फ होल्ड कर रखा है, तो उस टाइम पे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मसल सिर्फ उसको वेट को होल्ड करके रखने का काम कर रही है। वहां पे मसल्स अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा रही होती है, तो उस कंडीशन में होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके कंपैरेटिवली आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब मसल्स के अंदर उनकी लेंथ में चेंज होगा, है ना। अपन ने देखा था स्लाइडिंग हो रही थी एक्टिन की फिलामेंट के ऊपर, तो जब उस टाइप का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कि मसल की लेंथ डिक्रीज होगी पहले और बाद में फिर वापस से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। जब भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमें मूवमेंट शो होगा। आइसोमेट्रिक के अंदर मूवमेंट नहीं, हाथ से अपन ने हाथ से सिर्फ वेट को पकड़ के रख रखा है, ये तो हो गया वेट को होल्ड करके रखना। और एक मान लो अपन वेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर वापस नीचे लेके आए, ऊपर लेके नीचे लेके जा रहे हैं, तो इसमें मतलब मूवमेंट दिख रहा है हमें, तो मूवमेंट होगा तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और अगर सिर्फ होल्ड करके रख रखा है तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक की बात अपन ने कल की थी। फिर आज अपन कुछ मसल्स के रिगार्डिंग, मसल्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट है, अगर आपने देखा हो तो उसको? नहीं। ओके। स्पेशल पॉइंट्स में अपन फर्स्ट देखते हैं ट्विच। ये नाम सुन रखे हैं क्या आपने पहले कभी? नहीं सुन रखे हैं, तो भी इनका हिंदी वर्जन सुन रखा है इसलिए वो सब। अभी देखो हिंदी वाला तो मेरे को ध्यान में नहीं रहेगा। ट्विच नहीं मैम, ये नहीं कह रहे मैम, ये हाँ। इंग्लिश वाला इजी है, लेकिन हिंदी में सुन रखे हैं तो वही है, ये नहीं सुना कभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर देखो अपन ने क्या देखा था कि जो मोटर न्यूरॉन थी वो क्या कर रही थी, इंपल्स लेके आ रही थी, है ना। मोटर न्यूरॉन्स इंपल्स लेके आ रही थी, और जब ये इंपल्स मसल्स के पास में पहुंच रहा था तो मसल्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ रही थी, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसी को अपन बोल रहे हैं ट्विच। अगर ये एक ही बार जनरेट हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ट्विच। जैसे ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया, तो इसके रिगार्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी सिर्फ एक बार होके रह जाएगा, है ना। मतलब अपन ने इंपल्स दिया, सिर्फ एक छोटा सा इंपल्स दिया और उससे मसल्स जो है उनके अंदर शो हो गया, उसको अपन बोलेंगे ट्विच। ये उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये उसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल के अंदर। एक्शन पोटेंशियल क्या चीज है, अपन जब न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान में रख लो कि एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है। जैसे हमारी जो भी सेल है, सेल के अंदर एक वोल्टेज फिक्स होती है। जैसे नॉर्मली हमारी सेल्स के पास में 70 वोल्टेज फिक्स होती है। अब इस वोल्टेज के अंदर अगर चेंज आता है ना, जैसे मान लो 70 वोल्टेज है, ये वैल्यू अगर प्लस में जा रही है, प्लस में जा रही है, प्लस में जा रही है, तो वहां पे उसको अपन बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये अपन ने बनाया है ना, तो यहाँ पे मान लो -70 वोल्ट वाली कंडीशन में
अपनी मसल आराम से बैठी है। अब इसके पास में जैसे ही इम्पल्स आया तो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो -70 से होता हुआ वो पॉजिटिव के अंदर पहुंच जाएगी वैल्यू। एक लिमिटेड टाइम तक वो पॉजिटिव के अंदर पहुंचेगी और फिर वहां से वापस फिर नेगेटिव के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली जा रही है और यहाँ पे ये फिर से नेगेटिव के अंदर आ रही है। ये जब इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है ना, उसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसको अपन आगे और अच्छे से नर्व वाले टॉपिक में कवर करेंगे। और जब ये वापस से अपनी स्टेट में आ रहा होता है उसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन, है ना। डीपोलराइजेशन मतलब -70 था, अभी पोलराइज स्टेट आ रही है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में जा रहा है। और रीपोलराइजेशन मतलब अपने पहले वाली कंडीशन में वापस आ रहा है ये। और यहाँ पे मान लो अगर ये नीचे आता आता और ये इस -70 वोल्ट से भी नीचे चला गया थोड़ा और फिर वापस आया, तो ये जब माइनस में पहले यहाँ वाला जा रहा है तो यहाँ वाली चीज को अपन बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है। तो जितनी भी बार मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगी। तो ट्विच के अंदर हमें सिंपली ध्यान में रखना है कि एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उसके अकॉर्डिंगली मसल्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब सेकंड इसी से रिलेटेड देखते हैं। समेशन। समेशन जैसे नॉर्मली अपन मैथमेटिक्स में सम कर दिया मतलब जोड़ दिया, तो वही चीज मसल्स के पास में यहाँ पे होती है। अगर मसल्स को अपन बार बार एक्शन पोटेंशियल अगर कोई दे रहे हैं, मान लो मसल के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रखा है, मसल कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रही है, मसल ने पूरा कॉन्ट्रैक्शन किया नहीं और अपन ने उसको फिर से स्टिमुलस दे दिया तो वो फिर से एक्साइटेड हो जाएगी, फिर से दे दिया तो वो फिर से एक्साइटेड हो जाएगी, है ना। और फिर लास्ट में जो फाइनल उसका कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो दोनों इम्पल्सेस को मिला के आएगा। ये वाला इतना था, फिर से हमने थोड़ा ज्यादा और दे दिया, तो जो फाइनल आएगा वो इन दोनों को मिला के आएगा, इन दोनों से ज्यादा आएगा। इसको अपन बोलते हैं समेशन। तो समेशन का मतलब क्या हो गया, इफ मसल इज stimulated during contraction phase, अगर वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है, पहले से उसको स्टिमुलस मिला हुआ है, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और उसी के बीच में हमने उसको फिर से स्टिमुलेशन दे दिया, तो वो क्या करेगी, दोनों का एडिशन शो करके, दोनों को सम करके और फिर कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी। इफ मसल इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज देन इट शो एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टिमुलस। अब इसमें अपन अगर इसको एक्शन पोटेंशियल वाला ऐसे डायग्रामेटिकली अगर समझें, तो सपोज ये स्टिमुलस इसके अंदर जा रहा था, एक बार ये हो रही थी, वो पूरा हुआ नहीं, उससे पहले अपन ने फिर से दे दिया, ये पूरा हुआ नहीं, अपन ने फिर से उसको दे दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्शन कैसे आएगा, पहले मसल इतना कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, वो नीचे आई नहीं, उससे पहले अपन ने उसको दूसरा दे दिया, वो नीचे मान लो 2 दिए और फिर जो तीसरा आएगा वो इन दोनों को मिला के इन दोनों से ऊपर आएगा। यहाँ पे जब भी देखो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है, पहले डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है, फिर हाइपर पोलराइजेशन होता है और फिर वापस सेल अपनी पहले वाली कंडीशन के अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखो अपन ने इसको पूरा कॉन्ट्रैक्शन पूरा होने से पहले, नीचे जाने से पहले ही फिर से अपन ने दे दिया, तो ये फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे गया नहीं, यहाँ पे देखो नीचे जा रहा है, नीचे जाने से पहले ही अपन ने फिर से उसको स्टिमुलस दे दिया, तो वो फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो जो लास्ट में जो भी हमें कॉन्ट्रैक्शन शो होगा वो दोनों को मिला के शो होगा, इसको अपन बोलते हैं समेशन। फिर एक चीज आती है
टिटैनी, या टिटेनस भी बोलते हैं इसको। अब जैसे अपन ने फर्स्टली क्या देखा, ट्विच में अपन ने देखा एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। सेकंड अपन ने समेशन देखा कि अपन एक बार दो बार उसको स्टिमुलस देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो दोनों को मिला के आएगा। अब टिटैनी उसके आगे की सिचुएशन है, मान लो अपन ने बार बार उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, अपन मसल को बार बार स्टिमुलस दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मसल के अंदर ऐसे बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं टिटेनस। तो इसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्शन कैसे शो होगा, बार बार होता ही जा रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, टिटेनस। फिर ये इस तरीके से होने के बाद में एक टाइम के बाद में हम क्या देखेंगे कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता ही जा रहा है, मसल रिलैक्स ही नहीं कर रही, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे टिटेनस। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जो लगातार चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब ये जो टिटेनस है इसके दो टाइप हो सकते हैं, है ना। या तो इनकम्प्लीट टिटेनस या फिर आएगा कंप्लीट। जो कंप्लीट है उसको अपन स्मूथ भी बोलते हैं और जो इनकम्प्लीट है उसको अपन रफ भी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस ग्राफ को देख के अपन को समझना है। जैसे ये वाला ग्राफ है, इसके अंदर देखो ये इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से जा रहा है, मतलब जो इसका अपर लेवल अगर अपन देखें तो ये रफ है। तो इस टाइप का जो अगर ग्राफ आ रहा होगा तो उसको अपन बोलेंगे इनकम्प्लीट या रफ टिटेनस। और इसके कंपैरेटिवली अगर मान लो ऐसे बार बार स्टिमुलस दिया तो कॉन्ट्रैक्शन हमें मान लो इस तरीके का शो हुआ, इस तरीके का हमारे पास में ग्राफ आ रहा है रिजल्ट के रूप में, तो इसको अपन बोलेंगे स्मूथ टिटेनस, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जो ये ग्राफ आ रहा है ये स्मूथ आ रहा है। बाकी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन खास नहीं बनता, सिर्फ इतना ध्यान में रखना ये दो वर्ड, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मसल अगर लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करके रह रही है तो उसको अपन बोलेंगे टिटेनस। अकड़ जाती है मसल्स, उनके अंदर रिलैक्सेशन हो ही नहीं पाता है, तो वो कंडीशन हो गई टिटेनस या टिटैनी। एक और जिसपे क्वेश्चन बनता है वो है रिगर मॉर्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में जो वो जिस कंडीशन के अंदर रहती है उसकी बॉडी वो उसी कंडीशन में रह जाती है। हाथ मान लो उठा रखा है और अपन ने उसको हाथों हाथ, अगर डेथ होते ही हाथों हाथ अपन ने हाथ को नीचे नहीं किया या ना फिंगर्स वगैरह को सही नहीं किया, तो वो जिस सिचुएशन में डेथ हुई थी, डेथ होते समय जिस सिचुएशन में उसकी मसल्स रही थी वो वैसे की वैसे ही रह जाती है, उसको अपन बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। क्योंकि होता क्या है, जब डेथ होती है, डेथ होते ही बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डेथ मतलब एटीपी खत्म, है ना। और जब अगर मसल्स के पास में एटीपी नहीं रहेगी तो मसल रिलैक्स नहीं हो पाएंगी। जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था तो जो एटीपी थी अपन अपने पास में उसको अपन ने एडीपी में कन्वर्ट करवा लिया था। एडीपी में है तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब मसल को रिलैक्स, जब उसके पास में एटीपी आके जुड़ेगा, मायोसिन पे जब एटीपी जुड़ जाता है तो मायोसिन एक्टिन से अलग हो जाता है और मसल रिलैक्स कर जाती है। अब क्योंकि डेथ हो गई तो वहां पे एटीपी खत्म मतलब नो रिलैक्सेशन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जा चुकी है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही रह जाती है। अगर हाथों हाथ अपन डेथ होते ही हाथों हाथ उसको सही कर देते हैं तब तो वो रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक थोड़ी बहुत एटीपी बची हुई हो सकती है तो वो फिर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लंबे टाइम के बाद में अपन उसको सही करने की कोशिश करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी। तो ये होता है रिजिडिटी ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, ठीक है। और ये क्यों होगा, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ
एटीपी, क्योंकि एटीपी नहीं है। अब एटीपी नहीं है तो मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाएगी, इसको अपन बोलेंगे रिगर मोर्टिस। फिर एक चीज आती है पैरालाइसिस। पैरालाइसिस, लकवा, ये तो आपने सुन रखा होगा। मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होता है बॉडी का और वो काम करना बंद कर देता है, उसको अपन बोलते हैं पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस में होता क्या है, ब्रेन है, ब्रेन के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन नहीं सॉरी एरिया, ब्रेन के पास में अलग अलग एरिया होते हैं और हर एरिया एक अलग ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर अपन ने क्या देखा था कि मोटर न्यूरॉन आ रही थी, है ना, मोटर न्यूरॉन आ रही कहां से थी, ये ब्रेन ही तो बोल रहा था इस मोटर न्यूरॉन को कि तू जा और उस पर्टिकुलर मसल के पास में जा और उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवा, है ना। अब मान लो ये मोटर न्यूरॉन से जो रिलेटेड, इस मसल से रिलेटेड जो ब्रेन के अंदर पोर्शन था, अगर वो डैमेज हो गया, अगर वो डैमेज हो गया तो वो डैमेज हो जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मसल के पास में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और जब तक मसल के पास में कोई इंपल्स नहीं पहुंचेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस में क्या होगा कि ब्रेन का कोई पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज हो जाएगा, और अगर वो हिस्सा डैमेज तो पर्टिकुलर ऑर्गन भी डैमेज। पैरालाइसिस को अपन इस तरीके से लिखते हैं, अनएबिलिटी of muscle contraction। due to damage of motor area in brain is called paralysis। मोटर एरिया, हमेशा जो भी जिस भी आपको चाहे न्यूरॉन हो चाहे एरिया हो, उसके पहले मोटर वर्ड लग गया ना, तो मतलब वो बॉडी के अंदर जो भी अलग अलग काम हो रहे हैं उनको करवाने का काम करते हैं मोटर एरिया, कोई भी फंक्शन करवाने का काम करते हैं। और एक होता है सेंसरी। सेंसरी मतलब वो इंपल्सेस को लेके जाते हैं ब्रेन के पास में, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ हो रहा है बॉडी के साथ में उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रेन को, और फिर ब्रेन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स को भेजता है उस पर्टिकुलर जो भी उनको स्टिमुलस मिला है उसके अकॉर्डिंगली ब्रेन को क्या काम करवाना है, तो वो काम करवाने के लिए तो भेजता है मोटर न्यूरॉन्स को, और ब्रेन को जाके बताता कौन है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। फिर एक होती है शिवरिंग। शिवरिंग कपकपी छूटती है कभी कभी बॉडी के अंदर, है ना। मतलब कि नॉर्मली तो क्या होता है, हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारी बात मानती हैं, हम चाहते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और हम चाहते हैं तब वो रुक जाती है। लेकिन कई बार इन वॉलेंट्री मसल्स के अंदर भी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा के खिलाफ है, हम नहीं चाह रहे कि तुम ये काम करो। वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स, है ना। कई बार जैसे ज्यादा सर्दी लगती है तो अपने आप ही दांत बजने लग जाते हैं, उस कंडीशन में बॉडी कांपने लग जाती है अपने आप ही। तो नॉर्मली तो हमारे कंट्रोल में होती है हमारी बॉडी, हमारी बात सुनती है, वॉलेंट्री एक्शन शो करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शो करने लग जाती है। उस चीज को अपन बोलते हैं शिवरिंग। अच्छा, होती क्यों है शिवरिंग? शिवरिंग के अंदर देखो मूवमेंट होता है क्या? मूवमेंट का मतलब अगर मान लो बॉडी कांप रही है तो कांप के वो एक जगह से दूसरी जगह पे तो नहीं चली जाती। अगर पर्टिकुलर कोई बंदा है, उसकी बॉडी यहाँ पे कपकपी उसको छूट रही है तो वो यहीं तो खड़ा रहेगा, यहाँ से यहाँ थोड़ी चला गया, मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, वो एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, उसके अंदर कपकपी छूट रही है, तो यहाँ पे मूवमेंट शो नहीं होता, लेकिन हीट जो होती है वो कंजर्व हो जाती है बॉडी की। अगर मूवमेंट हो जाएगा तब तो वहां पे जो भी एटीपी है वो
चली जाएगी काम से, क्योंकि मूवमेंट हो गया, मूवमेंट करने में एटीपी हमने काम में ले ली। लेकिन शिवरिंग के अंदर मूवमेंट तो होगा नहीं और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे एटीपी नहीं खर्च हो रही, तो वो जो एनर्जी है वो हम हीट के रूप में हम स्टोर कर लेते हैं। इसलिए जब भी ज्यादा सर्दी लगती है तो वहां पे कपकपी छूट जाती है, मूवमेंट तो होगा नहीं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एटीपी चाहिए वो हमने हीट बनाने के लिए काम में ले ली, तो दैट इज शिवरिंग। एक लास्ट बच गया, ऑक्सीजन डेप्थ। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लिया बॉडी ने, तो ज्यादा काम करने के बाद में मसल्स के अंदर 2-3 दिन तक पेन होता रहता है ना। ज्यादा अगर वर्क किया, ज्यादा एक्सरसाइज की, कोई भी फिजिकल काम ज्यादा कर लिया, तो मसल्स के अंदर थकावट आ जाती है। थकावट आने की वजह से, मतलब थकावट आती क्यों है, वो चीज है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल्स के पास में जो ऑक्सीजन थी थोड़ी बहुत, मायोग्लोबिन के पास में जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी वो उसने मसल्स को दे दी। अब उसके पास भी ऑक्सीजन नहीं है और मसल्स के पास में भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जब तक वो ऑक्सीजन दोबारा से आके स्टोर नहीं होती तब तक मसल्स पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होती, वो उस थकी हुई स्टेट के अंदर ही रहती हैं। उस थकी हुई स्टेट को अपन बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, जिसमें मसल्स के पास में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसलिए तो जब अपन बोलते हैं कि ज्यादा थक गए तो रेस्ट कर लो, थोड़ी देर सो लो, है ना, उस कंडीशन में मसल्स क्या करती है, फिर से जो ऑक्सीजन है उसको स्टोर करने का काम करती है मसल्स में। अगर वो पूरा रिक्वायर्ड अमाउंट स्टोर हो गया तो बॉडी फिर से एक्टिव फील करती है, अगर नहीं हुआ तो फिर से हमें थकावटी फील होती है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज मसल्स क्या होंगी, फैटिगनेस में चली जाएंगी, थकावट में चली जाएंगी। मसल फैटिगनेस क्रिएट हो जाती है ना, थकावट। इसको, थकावट को दूर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो भी हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट को, जितनी अमाउंट की ऑक्सीजन चाहिए उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ये जो भी जितना भी एक्स्ट्रा O2 रिक्वायर्ड है ना, उस अमाउंट को बोलते हैं अपन ऑक्सीजन डेप्थ। देखो इस ऑक्सीजन की कमी चाहिए, कमी हो रही है ना, तो ये चीज हमें क्या शो कर रही है, हमने, अगर आपने देखा होगा तो 2 तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है रेड मसल्स और एक होती है व्हाइट मसल्स। रेड मसल्स के पास में मायोग्लोबिन होता है ज्यादा। क्या हो गया, मसल्स के अंदर क्या होती है, 2 तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है रेड और एक होती है व्हाइट मसल्स। रेड मसल्स रेड क्यों होती हैं, उनके पास में मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, और ये जो व्हाइट होती है इनके पास में मायोग्लोबिन होता है कम। रेड मसल्स वाले जो भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके अंदर थकावट कम होती है, और जो भी व्हाइट मसल्स वाले होते हैं उनके अंदर थकावट ज्यादा होती है। क्यों, इनके पास में मायोग्लोबिन कम है, इसका मतलब इनके पास में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो भी कम है, और ऑक्सीजन की अमाउंट कम है तो थोड़े टाइम के बाद में इनके अंदर थकावट जल्दी आ जाती है। तो इनको जब थकावट को दूर करने के लिए इनको बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जबकि जो रेड मसल्स हैं इनके अंदर थकावट कम आ रही है, क्योंकि इनके पास में मायोग्लोबिन ज्यादा है। मायोग्लोबिन ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो कम थकती हैं। तो ये अपना, ये जितनी भी ये चीजें थी, ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स के बारे में थी। अब थोड़ा थोड़ा इनवॉलेंट्री मसल्स को और कार्डियक मसल्स को भी देख लेते हैं। उनके बारे में ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो सेकंड अपन देखते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स।
इन्हीं का दूसरा नाम है विसरल मसल्स, क्योंकि ये बॉडी के विसरल ऑर्गन्स के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके साथ में अटैच्ड रहती हैं और इनके ऊपर किसी तरीके की लाइनिंग नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं अनस्ट्राइडेटेड एरेकिड पेशियां। अब देखो एरेकिड पेशियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन नहीं है। मसल है तो मसल के पास में एक्टिन भी होगा और मायोसिन भी होगा, लेकिन अपन ने स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या देखा था कि एक्टिन और मायोसिन एक निश्चित क्रम के अंदर लगे हुए रहते हैं, पैरेलल मायोसिन, फिर वापस मायोसिन, फिर वापस मायोसिन, फिर वापस मायोसिन, फिर वापस ऊपर एक्टिन, फिर वापस नीचे मायोसिन, है ना। तो उनका अरेंजमेंट एक प्रॉपर तरीके से वो अरेंज रहते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स के अंदर कि एक्टिन और मायोसिन फाइबर अपनी मर्जी से दूर दूर फैले हुए होते हैं। तो इसलिए जब भी अपन इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो लाइट जो है वो इनसे इजीली पास आउट हो जाती है, तो वो हमें एकदम स्मूथ दिखाई देती है, कोई किसी तरीके की उसके ऊपर लाइनिंग हमें शो नहीं होती। जबकि हमने जब स्केलेटल मसल्स देखी थी तो हमने देखा था कि जो मायोसिन वाला रीजन था उसके ऊपर जब अपन माइक्रोस्कोप से अगर उसको देखना चाहें तो लाइट क्रॉस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सारे के सारे थिक फिलामेंट्स उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट्स एक जगह आके इकट्ठे हो गए, तो वो हमें अलग ही लाइनिंग्स दिखाई दी वहां पे। इन मसल्स के बारे में सिंपली क्या याद रखना है कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। वॉल मतलब एपिथेलियम की जो भी वॉल है उसके अंदर इनकी एक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है इनकी स्ट्रक्चर होती है स्पिंडल शेप्ड, कुछ इस तरीके की, और ये इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी? स्पिंडल शेप्ड। ये सिंपली आपके आरपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, स्पिंडल शेप्ड। और न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो कि एक ही है और वो भी सेंटर के अंदर है। जबकि अपन ने जब स्केलेटल मसल्स देखी थी तो वहां पे हमने स्ट्रक्चर कैसे देखी थी? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल थी वो, और एक के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, और जो न्यूक्लियस थे बहुत सारे वो बेस में प्रेजेंट थे, है ना। सिंशियम कंडीशन थी और अनब्रांच्ड कंडीशन थी। जबकि इनवॉलंटरी की कैसी है? स्पिंडल शेप्ड है और न्यूक्लियस कितना है? सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस इनके पास में प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों के कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। स्ट्रक्चर के तीनों के आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन पे सिंपली क्वेश्चन बन जाता है। और फिर थर्ड अपन देख लेते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के लिए अपन ने पहले भी बात की थी कि अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये होती है वॉलंटरी, लेकिन अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन इसका होता है इनवॉलंटरी के अकॉर्डिंगली। अब स्ट्रक्चर वॉलंटरी के जैसी है तो वॉलंटरी की स्ट्रक्चर कैसी थी? बेलनाकार ही तो थी, सिलेंड्रिकल ही तो थी, तो इसकी भी इस तरीके से ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, इसमें भी ऐसे सिलेंड्रिकल फाइबर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से इसके अंदर ब्रांचिंग चलती रहती है। अब यहाँ पे और वहां पे डिफरेंस क्या है कि जो स्केलेटल मसल्स थी वहां पे ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस इनका इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो प्रेजेंट इन हार्ट में प्रेजेंट होती है ना, तभी तो कार्डियक मसल्स है। तो प्रेजेंट इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। मायो वर्ड मसल के लिए ही आता है,
रेखित होंगी या अरेखित होंगी, इनके अंदर ब्रांच्ड है ये और इस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज ये वॉलेंट्री होती हैं, तो इसका मतलब रेखित होती हैं, स्टाइरेटेड मसल्स होती हैं ये। तो कैसी होती है? स्ट्राइरेटेड, रेखित होती है दिखने में। फिर जो कार्डियक मसल्स होती है, इनके अंदर अगर अपन कॉन्ट्रेक्शन देखें तो इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन एक रिदम के अंदर होता है ना। हार्ट के अंदर हमारे लब डब चलता रहता है ना, एक बार लब होता है, एक बार डब होता है। कॉन्ट्रेक्शन ऑरिकल के अंदर होता है, वेंट्रिकल के अंदर होता है। तो एक पार्टिकुलर फिक्स मैनर होता है, एक रिदम चल रही होती है, तो उस रिदम के अकॉर्डिंग ही इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, धक धक होती रहती है ना, तो दिक धक मतलब ये उसको अपन बोलते हैं रिदम, एक रिदम चल रही है प्रॉपर। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये लाइफ टाइम चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार चला फिर रुक गया, लाइफ टाइम, नो रेस्ट। और अगर इसने रेस्ट कर लिया तो लाइफ ही नहीं रहती। नो रेस्ट, और नो रेस्ट होने के बाद में भी इनके अंदर कोई थकावट नहीं होती, नो फैटिग। कार्डियक मसल हमारा कभी भी ऐसे दिल मसल्स के ऐसे धक धक करने की वजह से कभी नहीं दर्द करता कि मैं थक गया आज, हमेशा धक धक होता रहती है, हमेशा इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा, लेकिन कभी भी थकावट नहीं होगी, कभी भी कोई रेस्ट नहीं करेगी। फिर एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इनके अंदर देखो, अब जैसे ये वाला एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये सारे फाइबर्स आपस में देखो ऐसे जुड़े हुए हैं इस तरीके से आपस में। तो ये जिस तरीके से जुड़ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो कार्डियक मसल के अंदर प्रेजेंट होती है। ना तो इनवॉलंटरी में होती है, ना ही वॉलंटरी में होती है, सिर्फ कार्डियक मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। अब देखो ये आपस में जुड़ी हुई है ना, तो ये एक तरीके से यहाँ पे गैप जंक्शन बना रही होती हैं। और जब अपन ने एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस देखे थे तो वहां पे हमने देखा था कि गैप जंक्शन के अंदर आराम से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, एक सेल की चीजें दूसरे सेल के पास में जा पा रही थी। तो इसका मतलब जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके फाइबर्स के अंदर भी लेना देना चलता रहता है, चीजें आराम से ट्रांसपोर्ट हो पा रही हैं, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है जो कि एक मॉडिफाइड गैप जंक्शन होता है। तो ये इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है कार्डियक मसल्स के बारे में। अब हमारा मसल्स वाला टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, मसल्स के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा अपने। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन ने स्टार्टिंग में ही बात की थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए कि 3 चीजें काम करती हैं जब भी लोकोमोशन होता है। तो मसल्स काम करेंगी, क्योंकि मसल्स के बिना हमारी जो बोन्स है, कार्टिलेज है, वो हिलेंगी नहीं। अगर उनको हिलाना है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? जब उनको ब्रेन बोलेगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जब ब्रेन उनको उन तक इम्पल्स पहुंचाएगा तभी वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और उनके कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में ही हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो फंक्शन कर पाएगा। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक देख लेते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटन आ जाएगा, है ना। हमारा पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो हार्ड स्ट्रक्चर जो भी बॉडी का है, जो भी हमारा कंकाल है, वो पूरा स्केलेटल सिस्टम के अंदर आ जाएगा। इस स्केलेटन के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएगी। स्केलेटन में भी ऐसा नहीं होता सिर्फ अंदर जो हड्डियां हैं वो ही आती हैं। इसके अलावा स्केलेटन के अंदर देखो 2 चीजें होती हैं, एक स्केलेटन होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल तो जैसे हमारी बोन्स वगैरह हो गई, बॉडी के अंदर हमें नहीं दिख रही, कार्टिलेज हो गई, ये तो हो गया अंदर का स्केलेटन।
इसके अलावा एक्सटर्नल स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर, जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स है ना, बॉडी के ऊपर स्केल्स हो गए। बर्ड्स में अगर अपन देखेंगे तो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में या मैमल्स में देखेंगे तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्लोज प्रेजेंट होते हैं, पंजा। इसके अलावा हूव्स प्रेजेंट होते हैं, खुर है ना, हॉर्न्स वगैरह हो गए, सींग वगैरह, ये सारे आते हैं एक्सटर्नल स्केलेटन के अंदर, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो स्केलेटन सिस्टम हो गया, जो हमारा स्केलेटन हो गया, वो भी दो तरीके का हो गया। एक जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, और एक जो बॉडी के बाहर है तो एक्सो, और बॉडी के अंदर है तो एंडो। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी की सरफेस पे होगा। अब बाहर प्रेजेंट है तो मेनली ये डेड सेल्स का बना होगा, है ना। जैसे नेल्स हैं तो नेल्स के अंदर अगर अपन नेल्स को देखें तो जैसे जैसे नेल्स बढ़ते हैं अपन उनको कट भी करते हैं, तो जैसे जैसे इनके अंदर ग्रो होती जाती है, डेड जो सेल्स है उनका कंटेंट इनके अंदर बढ़ता जाता है। अब बालों में कटिंग करवा रहे हैं तो क्या दर्द होता है? नहीं होता, डेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वहां पे, इसलिए नहीं होता। और याद रखना, एक्सो बाहर प्रेजेंट है तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्म से। इसको अलग से ही लिख लेते हैं। एक्टोडर्मल ओरिजिन, मतलब कि बॉडी की एक्टोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके कंपैरेटिवली एंडोस्केलेटन कहाँ होगा? प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है। ये जिस तरीके से डेड स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होगा, ये लाइव स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होगा, जो लिविंग है ना, मेड अप ऑफ लाइव स्ट्रक्चर्स। ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन के अंदर, जबकि ये होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, अंदर कौन कौन है? बोन्स एंड कार्टिलेज, और ये वाले एक्सोस्केलेटन के अंदर आ जाएंगे। ये तो बात हुई जनरल। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर आ जाते हैं अपन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स, ठीक है। ह्यूमन का ये कौन सा स्केलेटन है? एंडोस्केलेटन है, एक्सो नहीं है, एंडोस्केलेटन है। अंदर वाले स्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन के अंदर स्केलेटन अगर अपन देखें तो स्केलेटन के दो पार्ट होते हैं, है ना। दो पार्ट कौन कौन से हो गए? एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। समझने के लिए अगर अपन देखें तो ये हमारा हेड हो गया, है ना। ये यहां से स्टर्नम आ गई आगे की और पीछे की ओर वर्टिब्रल डिस्क आ गई। यहाँ पे हमारी ये रिब्स आ गई दोनों तरफ, ठीक है। अब ऊपर के साइड यहाँ पे हाथ निकल गए और ये नीचे हमारी पेल्विक गर्डल आ गई, और यहाँ पे फिर हमारे लेग्स निकल गए और ये नीचे पांव हो गए, और यहाँ पे हाथों की उंगलियां वगैरह हो गई। तो इसके अंदर जो हमारी बॉडी की एक्सिस बना रहा है, ये वाली चीज देखो, बीच वाली एक्सिस जो बना रहा है उसको अपन बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। और जो अपेंडेजेस बना रहा है, हमारे अपेंडेजेस मतलब हमारे उपांग बना रहा है, दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए, प्लस वो स्ट्रक्चर्स जिनसे ये निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होती है ना, उसी तरीके से
पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से यहाँ पे पेल्विक रीजन के अंदर पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होती है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या आ जाएगा, दोनों हाथ, दोनों पैर प्लस गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल्स, दोनों गर्डल्स उनके अंदर आ जाएंगी। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर अपन अगर देखें तो एक्सिस में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले तो देखो स्कल, खोपड़ी आ रही है, तो सबसे पहले तो स्कल प्रेजेंट है, ठीक है, पूरा हमारा सिर आ गया, सिर का कंकाल आ गया। स्कल के बाद में देखेंगे तो नीचे की ओर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम है, तो आगे की ओर क्या है, स्टर्नम है, और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम उन दोनों को कौन जोड़ रहा है आपस में, हमारी रिब्स जोड़ रही है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर मेनली 4 चीजें आती हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्कल ये पूरी खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो, प्लस स्टर्नम, स्टर्नम होती है हमारे आगे वाली बोन, जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज के अंदर जो सामने वाली छोटी सी बोन है हमारे ट्रेकिया से स्टार्ट होके और एब्डोमेन तक आ रही है ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम और दोनों आपस में जुड़ रही है रिब्स से। इस एक्सियल पार्ट के अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमें टोटल 80 बोन्स देखने को मिलेंगी। वो 80 कहाँ पे मिलेंगी अपन आगे देखेंगे अभी। तो एक्सियल में टोटल कितनी मिलेगी, 80। अब स्टर्नम का आपको पता है, एक स्टर्नम होती है, छोटी हड्डी सामने है ना, एक होती है। रिब्स एक साइड में 12 होती है, तो दोनों साइड्स की मिला के हो गई 24। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्रेज होती है हमारे अंदर, और जो स्कल है, स्कल के अंदर टोटल 20 बोन्स होती है। ये बोन्स वाला सिस्टम आपको याद करना ही पड़ेगा धीरे धीरे करके। अब अपन देखते हैं स्कल के अंदर क्या क्या आ रहा है। स्कल, कहाँ गया, स्कल, खोपड़ी है ना। खोपड़ी के अंदर आपने क्या क्या देखा है, हमारे सिर में क्या क्या होता है, एक तो होता है हमारा क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम क्या चीज होती है, खोपड़ी के अंदर जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखने वाला पार्ट होता है ना, सिर के अंदर ऊपर वाला जो ब्रेन को कवर करके रखता है चारों तरफ से, वो हो गया क्रेनियम। क्रेनियम के अलावा स्कल में क्या प्रेजेंट होता है, स्कल का मतलब तो पूरी खोपड़ी आ गई, उस खोपड़ी में हमारा फेस भी आ गया है ना, और आगे पीछे का ये पूरा पार्ट आ गया। तो एक तो हमने ले लिया क्रेनियम जो हमारे ब्रेन को कवर करके रख रहा है। फिर हम निकाल लेते हैं हमारी फेशियल बोन्स जो हमारे फेस का फॉर्मेशन कर रही होती है, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के बाद में ये आगे वाली बोन आ गई, ठीक है, मेन चीज तो कवर हो गई। इसके अलावा हमारे दोनों कान होते हैं, कानों के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक कान के अंदर 3 होती हैं, हमेशा से जानते हो आप, 3 होती हैं। ईयर ऑसिकल्स जिनको बोलते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, वो तीनों प्रेजेंट होती हैं। तो एक साइड में 3 है, तो टोटल कितनी हो गई, 6। तो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, और एक होती है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन टंग के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है हायोइड बोन, और ये एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती, अपनी अकेली ही मस्त रहती है। हायोइड बोन सिर्फ एक ही होती है। ईयर ऑसिकल देखा जाए तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 होती हैं। इनको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि या तो अपन बोल दें 3 पेयर प्रेजेंट है, या अपन बोल दें कि काउंटिंग के अंदर 6 है। तो क्या लिख देंगे, इनको अपन लिख देंगे 3 पेयर्स है ना, क्योंकि कान भी तो पेयर में ही है, तो 3 पेयर्स और 6 नंबर्स में देखनी है। तो फेशियल बोन अपन ने जब टेस्ट वाला अपन ने देखा था, तो उसी के अंदर अपन ने देखा था कि टोटल 14 फेशियल बोन्स होती है हमारे अंदर, और बच गई क्रेनियम के अंदर। तो क्रेनियम के अंदर होती है 8 बोन्स। ये तो हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर क्या क्या आ गया,
स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, स्टर्नम आ गई और रिब्स आ गई। स्कल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो खोपड़ी के अंदर जो जो चीजें थी वो हमने देख ली। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। अपेंडिकुलर जो हमारे अपेंडेजेस बनाएगा, उपांग बनाएगा, जो कि है हमारे हाथ पैर। तो यहाँ पे 80 बोन्स गई 206 के अंदर, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, 126 बोन्स। 126 बोन्स होती हैं जो हमारे अपेंडेजेस को बना रही होती हैं। तो अपेंडेजेस के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो हमारे लिम्स है ना, हाथ पैर, लिम्स ही बोलेंगे उनको। तो एक तो हो गए हमारे लिम्स, और वो लिम्स जहां से निकल रहे हैं या जहां से हमारे मेन एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए हैं, उन चीजों को अपन बोलते हैं गर्डल्स। उनके लिए वर्ड यूज लेते हैं गर्डल्स। तो लिम्स और गर्डल्स। गर्डल्स भी फिर दो तरीके की होती है, हाथ वाली होती है पेक्टोरल, और पीछे पैर वाली होती है पेल्विक। हिप वाले रीजन के अंदर होती है पेल्विक और पेक्टोरल। पेक्टोरल के अंदर पेक्टोरल के पास में होती है 4 बोन्स और पेल्विक के पास में होती है 2 बोन्स। इसी तरीके से लिम्स के अंदर दोनों हाथ पैर है ना, हाथ आ जाएंगे, तो हाथ के अंदर फीमर भी आ जाए, सॉरी ह्यूमरस भी आ जाएगी, रेडियस अल्ना भी आ जाएगी, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, वो सब आ जाएंगी। और इसी तरीके से पैर वाली भी फीमर, टिबिया, फुबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, हमारी जो नी कैप है, वो सारी आ जाएंगी हमारे लिम्स के अंदर। तो लिम्स के अंदर होते हैं टोटल 120 बोन्स, 120 बोन्स, और ये 6 बोन गई हमारी गर्डल्स की। तो ये हमारा स्केलेटन का ओवरव्यू है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा कि स्केलेटन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है दैट इज एंडोस्केलेटन, और एक जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है वो एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में मेनली डेड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, है ना, हॉर्न्स हो गए, हूव्स हो गए, वो सब। जबकि एंडोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है, चीजें प्रेजेंट होती हैं, बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, इंडर्मल होता है, मेसोडर्मल होता है। एंडोस्केलेटन हमेशा मेसोडर्म से बना होता है, जबकि एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्म से बना होता है। फिर बॉडी का जो हमारे ह्यूमन का स्केलेटन है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा एक्सियल स्केलेटन और एक हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल के अंदर आ जाएगा हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, और अपेंडिकुलर के अंदर आ जाएंगे हमारे लिम्स, और जहां से लिम्स निकल रहे हैं या मेन एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए हैं वो हमारी गर्डल्स। बोन के अंदर बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कल हम एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको स्कल वाली, हाँ मैम ये स्कल वाली जो आपने रिव्यू की है उनमें मैम 20 से ज्यादा हो रही हैं फेशियल ये जोड़े तो। मैंने कितनी लिख दी, कितनी 29 नहीं हो रही क्या? देखो देखो ये आपने स्कल पे 20 लिख दिया ना। हाँ ये 29 होगी ना, 29 हो रही है ना, ये 7, 8, 9 हाँ up to 29। हाँ इसके अलावा यही पूछना। ओके, और कोई डाउट? नो। ओके थैंक यू। फिर कल ना अपन एक्सियल स्केलेटन और ये वाला कर लेंगे, उसके बाद में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 थैंक यू।